हेलो एवरीवन, वेरी हैप्पी मंडे। नया वीक शुरू हो चुका है एंड आई रियली होप ये वीक आप सभी के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो, मेरे लिए भी बहुत प्रोडक्टिव हो। चलिए आज हमें 2 दिन के करंट अफेयर कवर करने हैं बिकॉज संडे कल आपका वीकली रिवीजन सेशन आया था और इस बार हमने फॉर्मेट चेंज किया था एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में। एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन दैट सेशन। जिन्होंने नहीं देखा है, जो ये टाइटल आपको दिख रहा है वीडियो का, उस पर क्लिक कीजिए, मोर पे क्लिक कीजिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिख जाएंगे, प्लेलिस्ट का, इंडिविजुअल वीडियोस का, ऐप का, वेबसाइट का। वहाँ से उसको जा करके वीडियो लिंक से या प्लेलिस्ट लिंक से देख सकते हो। चलिए आज यानी कि 27 मई को क्या तिथि है अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलें। अब यहीं पे मैं बता दूं, वेस्ट बंगाल के बच्चे आपका कैलेंडर बंगाली कैलेंडर अलग चलता होगा, महीना वेरी हो सकता है। पंजाब वाले बच्चे नानकशाही कैलेंडर थोड़ा अलग चलता है, सो महीना वेरी हो सकते हैं। साउथ वाले बच्चों हो सकता है अमांत कैलेंडर चलता हो आपके वहाँ, तो महीने वेरी हो सकते हैं। तो जो मैं बता रही हूँ वो हिंदू कैलेंडर और पूर्णिमांत महीने के हिसाब से बताती हूँ, ठीक है। सो मेजरली जो नॉर्दर्न बेल्ट होती है, नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया, वहाँ पे ये कैलेंडर फॉलो किया जाता है। उज्जैन में इसका गढ़ माना जाता है कि यहाँ से कैलेंडर फ्लोट होता है। सो ज्येष्ठ महीना, जब एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है ना किसी त्योहार की तिथि, तो वो इसी के हिसाब से पूछी जाती है, ठीक है। तो ज्येष्ठ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, यानी वो फोर्टनाइट है जब चांद धीरे 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 छोटा होता जाएगा। और आज है चतुर्थी, ठीक है जी। चलिए नाउ लास्ट सेशन जब हमने किया था तो जाते जाते एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ड्रॉप किया था, और वो यूजुअली जब मैं क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछती हूँ, आपको आंसर करने के लिए छोड़ के जाती हूँ, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं उसको अगले दिन डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि जिन बच्चों ने बाय एनी चांस लास्ट वीडियो मिस किया हो तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप देख लो यहाँ पे। सो क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर डिस्कस करते हैं। विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रेमल फॉर द साइक्लोन डेवलपिंग इन नॉर्थ इंडियन ओशन। नॉर्थ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल वाली जो साइड है, वहाँ पे एक साइक्लोन डेवलप हो रहा है, लो प्रेशर एरिया है। कैसे साइक्लोन डेवलप होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, हमने डिटेल में बात की थी लास्ट सेशन में। तो ये वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट में और बांग्लादेश को हिट कर सकता है, ऐसी चेतावनी इशू कर रखी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो ये जो नाम था रेमल, ये कौन से कंट्री ने दिया? आई हैड आस्क्ड यू। ये नाम ओमान ने दिया था, ठीक है। तो जब कोई साइक्लोन्स आते हैं तो कौन सी कंट्री उनको नेम करती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आज की सबसे बड़ी खबर जो हमें डिस्कस करनी है वो है कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया जो छाया रहा अलग अलग कैटेगरीज में और इंडियंस छाए रहे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पूरा कांस 2024 का जो मेजर इंडियन एंगल है आज के वीडियो में हम समझ लेते हैं। सो कान 2024 में पायल कपाड़िया की जो नॉमिनेटेड फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, हिस्ट्री बना चुकी है। वाई? बिकॉज पहली इंडियन फिल्म बन गई है जिसने ग्रैंड प्री जीता है। अब आप बोलोगे मैम ये तो पाम डियोर के लिए नॉमिनेट की गई थी। पाम डियोर सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है किसी फिल्म को मिलने वाला, जैसे आप ऐसे समझ लो बेस्ट फिल्म, ठीक है। जो सेकंड अवार्ड होता है वो होता है ग्रैंड प्री। तो ये सेकंड आई है फिल्म कैटेगरी के अंदर कांस में, दैट इज अ वेरी बिग ऑनर फॉर इंडिया, राइट। सो कांस 2024 में पायल कपाड़ियाज ऑल वी इमेजिन एज लाइट, किसने बनाई है ये मूवी? डायरेक्टर कौन है? पायल कपाड़िया है। और हिस्ट्री बनाई है इंडिया के लिए बिकॉज हम ग्रैंड प्री जीत करके आए हैं। इससे पहले एक ही मूवी आज तक रही है जिसने पाम डिओर यानी बेस्ट फिल्म जीता है इंडिया से, और वो 1946 में नीचा नगर मूवी थी। पहले भी बात की थी हमने। सो नीचा नगर किसकी है? चेतन आनंद की। चेतन आनंद जी द्वारा निर्देशित यानी डायरेक्टेड नीचा नगर 1946 में पाम डिओर जीत के आई थी। लेकिन उस समय इस अवार्ड को पाम डिओर नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ग्रैंड प्री दू फेस्टिवल इंटरनेशनल दू फिल्म। ओके, सो ये जीत के आई थी और अब हम ग्रैंड प्री जीत के आए हैं, जो कि सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है कान फिल्म फेस्टिवल का। देन 1946 के बाद अगर हमने कोई अवार्ड किसी फिल्म ने जीता है तो वो मृणाल सेन की खरिज मूवी थी। खरिज, उसने जीता था ज्यूरी अवार्ड। कब? 1983 में। तो एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1946 का नीचा नगर जिसने टॉप ऑनर जीता था मूवी में। फिर 1983 में मृणाल सेन की खरिज थी जिसने ज्यूरी प्राइज जीता था। और अब हम 2024 में ग्रैंड प्री लेकर के आए हैं ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, जो लास्ट मूवी कॉम्पीट करी थी, जीतने की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉमिनेट होकर के गई थी इंडिया से कान फिल्म फेस्टिवल में पाम डिओर के लिए, नॉमिनेशन ही 30 साल पहले गया था। तो पिछले 30 सालों से कोई मूवी नॉमिनेट ही नहीं हुई है कान फिल्म फेस्टिवल के लिए। लास्ट नॉमिनेशन हमारा 1994 में हुआ था। अवार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। नॉमिनेट कि ये फिल्म सिलेक्ट की गई है, तो सिलेक्ट भी नहीं हुई थी लास्ट 30 ईयर से कोई फिल्म। मलयालम डायरेक्टर हैं शाजी एन करुण, उनकी मूवी थी स्वहम,
कौन सी मूवी? स्वहम। ये 1994 में लास्ट मूवी रही जो पाम डियोर के लिए नॉमिनेट हुई थी इंडिया से। उसके बाद अब ये ऑल वी सी एज लाइट हुई और इसको मिल भी गया कौन सा? ग्रैंड प्री अवार्ड। ठीक है, अच्छा अब हम बोल रहे हैं ग्रैंड प्री मिला है, सेकंड टॉप अवार्ड मिला है, तो टॉप किसने किया है? सो जो पाम डियोर है वो किसको मिला? एनोरा मूवी है, किसकी? अमेरिकन डायरेक्टर शॉन बेकर की एनोरा टॉप पे आई है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट सेकंड पे आई है, जिसको ग्रैंड प्री मिला है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? ठीक है, चलिए Now there's one more Indian connection which has made us proud at Cannes Film Festival, और पहली बार किसी इंडियन एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कान फिल्म फेस्टिवल में ओवर द इयर्स मिला है, कभी भी नहीं मिला इससे पहले। और कौन है वो? अनुसुईया सेन गुप्ता। इंडियन फिल्म नहीं थी, फिल्म किसी और की थी, लेकिन इंडियन एक्ट्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया यानी एक्टिंग की, और उनको बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस मिला है। ठीक है, अनुसुईया सेन गुप्ता, शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन बेस्ट एक्ट्रेस एट कान फिल्म फेस्टिवल, जो कि फ्रांस में होता है, और ये कोलकाता से बिलोंग करती हैं। जो बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस का टाइटल होता है ना, वो कैसे बोला जाता है? अनसर्टेन रिगार्ड प्राइज। इस प्राइज को अनसर्टेन रिगार्ड प्राइज के नाम से दिया जाता है। और कौन सी मूवी के लिए मिला है? द शेमलेस के लिए मिला है, अनुसुईया सेन गुप्ता। इन्होंने बुल्गेरियन फिल्म मेकर हैं एक, बुल्गेरिया की साइड से एक मूवी बनी है बुल्गेरियन फिल्म मेकर ने, कॉन्स्टेंटिन बोजनोव, और इनकी मूवी के अंदर द शेमलेस मूवी थी, उसमें काम किया अनुसुईया सेन गुप्ता ने और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है। फर्स्ट इंडियन एवर टू विन दिस अवार्ड। गॉट इट? चलिए ना, इससे पहले हमने देखा था शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, सैटरडे को ही बात की थी ना, लास्ट सिनेफ अवार्ड मिला है, शॉर्ट फिल्म्स के लिए दिया जाता है। जो भी फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनकी तरफ से जो मूवीज़ आती हैं उनको लास्ट सिनेफ अवार्ड दिया जाता है। तो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो, ये जो एक शॉर्ट फिल्म थी इंडिया से, उसने फर्स्ट प्राइज जीता था लास्ट सिनेफ कैटेगरी के अंदर, ये भी हमने बात की थी, राइट। चलो मुझे इसके डायरेक्टर का नाम बता दो, पूछ लो ना, क्वेश्चन पढ़ा दिया तो पूछना बनता है। चलिए, और इसी में लास्ट सिनेफ में ही थर्ड प्राइज जिसे मिला है ना, उसका भी इंडियन कनेक्शन है, तो वो समझो। थर्ड प्राइज लास्ट सिनेफ में मिला है मानसी माहेश्वरी की एनिमेटेड फिल्म है बनीहुड। मानसी माहेश्वरी इंडिया से हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो एंट्री थी इस लास्ट सिनेफ अवार्ड के लिए वो यूके नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल की तरफ से थी, बिकॉज शी वाज वर्किंग विद दिस स्कूल, और तब उन्होंने मूवी बनाई थी। ऑल्दो शी इज एन इंडियन, इन्होंने मेरठ में जन्म लिया है, NIFT दिल्ली से पढ़ी हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो इनका नॉमिनेशन आया था बनीहुड का, वो यूके से आया था, बट शी हैज इंडियन कनेक्शन। सो फर्स्ट और थर्ड प्राइज दोनों में इंडियन कनेक्शन है। फर्स्ट तो इंडियन नॉमिनेशन और प्राइज हो गया, थर्ड वाली इंडिया से बिलोंग करती हैं जिनकी मूवी है बनीहुड, उनको थर्ड प्राइज मिला है लास्ट सिनेफ में। ठीक है, तो पूरा कान फिल्म फेस्टिवल की मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स समझ में आ गए। चलो अब हम आते हैं पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि कोबी जापान के अंदर हो रही थी और अब खत्म हो चुकी हैं। तो एक अवार्ड और ऐड हुआ है, गोल्ड मेडल, और टोटल अब हम 6 गोल्ड जीत करके हमने ये पूरी चैंपियनशिप को वाइंड अप किया है। तो आज हम इसका भी पूरा क्रक्स ले लेते हैं। अभी तक हम टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहे थे ना, जब जब जो अवार्ड आ रहा था तब तब हम पढ़ रहे थे, जो भी पोजिशन इंडियंस लेके आ रहे थे। अब हम सारे एक जगह क्रक्स करके पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, थैंक यू बोल देना मुझे। चलिए, सो सिमरन शर्मा, शी हैज़ वन गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कोबी जापान में जो हुई है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, कोबी जापान में हुई। कहाँ हुई? कोबी में। सिमरन शर्मा गोल्ड मेडल लेके आई हैं किसके अंदर? 200 मीटर विमेन T12 इवेंट। अब ये T12 क्या है? ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं डिसेबल लोगों के हिसाब से, कौन कितना डिसेबल है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये इतना रटने की ज़रूरत नहीं है। विमेन 200 मीटर T12 इवेंट के अंदर गोल्ड लेकर के आई हैं ये। अब ये देखो, ये क्रक्स आ गया, अभी और मैं बताऊंगी। सो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? कोबी जापान के अंदर हुई। इंडिया ने टोटल 17 मेडल जीते, जिनमें से 6 गोल्ड थे, और मेडल टैली पे हमारी पोजीशन 6th आई है। टॉप किसने किया? चाइना ने किया। ये रही, ये इंडिया की पोजीशन है 6 नंबर पे। टोटल गोल्ड मेडल 6 एंड ओवरऑल मेडल्स 17, ठीक है। तो जो पोजीशन बनती है ना, आप देखोगे बोलोगे मैम यहाँ तो 13 ही मेडल है, ये थर्ड पे क्यों? हम तो 17 लेके आए हैं। गोल्ड मेडल से पोजीशन देखी जाती है, ठीक है। सो चाइना 33 गोल्ड मेडल ला करके फर्स्ट हो गया, और हम 6 गोल्ड मेडल ला के 6th पोजीशन पे हो गए। और कौन कौन से वो 6 गोल्ड मेडल्स हैं ये आपको यहीं मिल जाएगा। सो ये आपको याद रखना है,
ठीक है। 6 गोल्ड मेडल्स देखो, मेंस के अंदर 3 आए हैं और विमेन कैटेगरी के अंदर 3 आए हैं। मेंस में ये सब हमने पढ़ा है। हाई जंप के अंदर मरियप्पन थिंगवेलु लेकर के आए हैं, देन जैवलिन थ्रो में सुमित लेके आए हैं, शॉटपुट के अंदर सचिन खिलाड़ी लेके आए हैं, देन विमेन 200 अभी हमने देखा सिमरन, देन 400 मीटर में दीप्ति जीवांजी, एंड क्लब थ्रो ऐसा एक इस तरह का एक फेंकने जैसा कुछ था, क्लब थ्रो रिमेंबर। सो एकता भयान लेकर के आई है गोल्ड। ये 6 गोल्ड हो जाते हैं हमारे किसके अंदर, पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। क्लियर? यस। तो चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले नए बच्चे जो भी आज हमसे जुड़े हैं, वेलकम टू परचम। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी आप डेली पढ़ते हो उसके पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं परचम के टेलीग्राम चैनल पे भी और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में भी। ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम का लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लाइव चैट में हो तो लिंक पिन भी किया जाता है पीडीएफ का। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए अपार्ट फ्रॉम डेली सीए तो parchamclasses.in ये वेबसाइट है, वहाँ जाइए, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। मंथली मैगजीन चाहिए, सवाल ई बुक चाहिए, रफ्तार चाहिए, ये सब क्या है। सो मंथली मैगजीन तो जो भी पूरे महीने आप न्यूज़ पढ़ते हो कैटेगरी वाइज प्रॉपर्ली असेंबल करके आपको दी जाती है सिंगल डॉक्यूमेंट में, वो यहाँ मिल जाएगी। सवाल ई बुक क्या है, आपके हर महीने 200 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन करंट अफेयर के हम लेकर के आते हैं, वो मिल जाएगा। रफ्तार क्या है, क्वार्टरली मोड पे, यानी हर 3 महीने में जितनी भी न्यूज़ आपने पढ़ी है उसके हेडलाइनर फॉर्मेट, यानी 2 से 3 लाइनों के अंदर सारी न्यूज़ आपको कंपाइलेशन मिल जाता है, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन चाहिए अगर, ओके, तो एक ये सब्सक्रिप्शन है, एक पीडीएफ सब्सक्रिप्शन है, बाकी सवाल का सब्सक्रिप्शन अलग है, रफ्तार का सब्सक्रिप्शन अलग है। सारे सब्सक्रिप्शन के लिए आप परचम ऐप चेकआउट करो, दैट इज कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, ज़्यादा जानकारी मैं अभी नहीं दूंगी बिकॉज हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। परचम ऐप में चैट ऑप्शन है, वहाँ चैट कर सकते हो। कुछ भी बाय कर लेते हो और फिर कोई इशू आता है, आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ टेक नोट, यहाँ लिखिए, प्रॉपर रेजोल्यूशन आपको मेल पे मिलेगा parchamclasses06@gmail.com पे। ठीक है, आफ्टर परचेज अगर कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए तो मेल करेंगे आप। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट कैटेगरी की ही एक और खबर है, वो लेते हैं, देन विल स्विच ओवर टू अनदर कैटेगरी। सो ये खबर आ रही है यूईएफए विमेन्स चैंपियन लीग से। यूईएफए विमेन चैंपियन लीग जो कि फुटबॉल की लीग होती है, उसमें बार्सिलोना ने फाइनल्स जीत लिया है और अपनी विमेन चैंपियन लीग की ट्रॉफी रिटेन की, यानी पिछले बार भी वो जीते थे। इनफैक्ट ये 4 ईयर में 3rd टाइम जीते हैं बार्सिलोना। सो अभी तक की सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है यूईएफए विमेन चैंपियन लीग के अंदर? बार्सिलोना रही है। इस बार किसको हराया? लियोन को हराया है और विमेन चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया है। ओके, कौन से स्पोर्ट की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की। चलिए आगे मूव करेंगे। एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और वो है एनडीए से रिलेटेड, नेशनल डिफेंस अकेडमी। नेशनल डिफेंस अकेडमी ट्राई सर्विसेज के ऑफिसर्स को ट्रेन करने वाली अकेडमी है। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहीं पे ट्रेन होते हैं और वहाँ पे अब नए हेड बन के एनडीए के कौन आ गए हैं? वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। सो एनडीए के हेड ने बोला कि भाई हमने आपको ट्रेन कर दिया ऑफिसर्स को, अब आप जाइए संभालिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस और अब हम गुरु जी से या गुरु के चरण में बैठे कि भाई इनको हिम्मत दीजिएगा, ऐसे करके कुछ भी आप एसोसिएशन कर सकते हैं। गुरचरण सिंह, या फिर आप जीएस में पढ़ रहे हो गुरचरण सिंह ऐसे भी ले सकते हो। जनरल स्टडीज में आपने पढ़ा कि एनडीए के नए हेड कौन आ गए हैं। सो कमांड ली है एनडीए की गुरचरण सिंह जी ने एज नहीं, मतलब whom he has replaced? So he has replaced वाइस एडमिरल अजय कोचर जी की जगह ली है गुरचरण सिंह जी ने। अच्छा, एनडीए का हेड ऑफिस कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में भी खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में एनडीए का हेडक्वार्टर है और यहीं पे ये अकेडमी है, यहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है। प्रेस्टिजियस अकेडमी है, वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग अकेडमी है जो कि ऑफिसर्स को इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ट्रेन करती है। इनका मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म, दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। ठीक, गुरचरण सिंह जी। आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? ये कालिया नाग पे नृत्य करते हुए कृष्ण जी हैं और इनकी ये एक ब्रॉन्ज की स्टैच्यू है जो कि मिलियंस ऑफ रुपीस की वर्थ रखती है और इसको चुरा लिया गया था और अब वापस इंडिया में लाया जा रहा है। उससे रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। आइडल विंग है सीआईडी का आइडल विंग जो हमारी मूर्तियां जो चोरी हुई हैं उनको वापस लाने का काम करता है।
उन्होंने डांसिंग कृष्णा की आइडल वापस लाने वाले हैं वो थाईलैंड से। बैंकॉक में इस आइडल को जब्त कर लिया गया था और फिर अब थाईलैंड ने बोला है भाई ले लो अपनी मूर्ति वापस। ओके, सो देखते हैं न्यूज़। आइडल विंग ऑफ CID जो कि तमिलनाडु पुलिस का है, आइडल विंग ये वो एक एंटीक मूर्ति कौन से एरा की है, ये चोलाज के टाइम की है, चोला किंगडम के टाइम की, चोला एरा की ब्रॉन्ज की बनी हुई ये आइडल है कालिया कल की। इसको कालिया नर्तना कृष्णा यानी डांसिंग कृष्णा मूर्ति भी कहा जाता है और इसको रिकवर कर लिया गया, काफ़ी सालों पहले चुरा ली गई थी और अब रिकवर कर लिया गया बैंकॉक से, राइट। एंड जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है थाईलैंड का वो इसको हमें वापस हैंड ओवर करेगा। इसकी वर्थ कितनी बताई जाती है, 3.5 मिलियन US डॉलर की ये मूर्ति है। एंटीक्स होते हैं वो वैल्यू बहुत होल्ड करते हैं। नेक्स्ट खबर क्या आ रही है, चेरापूंजी जिन। जिन इज अ टाइप ऑफ लिकर बोलिए, स्पिरिट बोला जाता है वैसे तो। सो इट इज़ मेड इन इंडिया, चेरापूंजी जिन है और इसने टॉप ऑनर सिक्योर किया है ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स कॉम्पिटिशन के अंदर। सो एक बार देखने जैसी न्यूज़ है। मेड इन इंडिया चेरापूंजी जिन सिक्योर्स टॉप ऑनर ग्लोबल मास्टर्स स्पिरिट मास्टर्स कॉम्पिटिशन में और इसको फीचर किया गया लंदन वाइन फेयर में UK के अंदर, जहां इसने टॉप पोजीशन जीती है। 110 ब्रांड्स 55 कंट्रीज से आए थे और चेरापूंजी जिन जीती है। जो रेन वाटर होता है उसके अंदर ये जिन बनाई जाती है, सीधे बारिश के पानी के अंदर, राइट। और ये ईस्टर्न क्राफ्ट जिन है, होम ग्रोन स्पिरिट है, मतलब घर में ही बनाई जाती है उस तरह से। एंड इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से 2 GI टैग्ड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। खासी मैंडरिन जो कि ये ऑरेंजेस हैं मेघालय से GI टैग्ड हैं और ये काजी नेमू असम से GI टैग्ड है। बाकी चीज़ों के अलावा ये 2 इंग्रेडिएंट भी इसके अंदर डाले जाते हैं। गॉट इट। चलिए अब अगली जो खबर आ रही है वो इंटरनेशनल डोमेन से आ रही है और अब हम सारी इंटरनेशनल डोमेन की न्यूज़ लेंगे। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कोविड-19 जब से आया तो हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दुनिया की वो 1 डेकेड पीछे चली गई है। यानी पिछले 10 सालों में हमने हमारी हेल्थ में जितना इंप्रूवमेंट किया, हेल्थ सर्विसेज में, इंसानों की उम्र बढ़ाने में, अब वो ज़्यादा जीने लग गए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हो गई थी। लेकिन कोविड-19 के बाद हम वापस 1 दशक पीछे पहुंच चुके हैं, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। कोविड-19 इरेजेस डेकेड ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी गेन्स जो हमने किए थे। एवरेज एज जो पर्सन जीने की अब हम बात करते हैं कि इतना जिएगा, वो 71.4 ईयर्स है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है अब, 71.4 ईयर्स, और ये 2012 से लोएस्ट है। और हमने कितना लूज किया है ओवर द टाइम, 1.8 ईयर्स हमने कोविड-19 की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में गंवा दिए हैं। यानी पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71.4 ईयर्स प्लस 1.58 ईयर्स थी, अब हम 71.4 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे आ गए। यानी एक इंसान अमूमन एवरेज इतना जीता है और ये 2012 के टाइम से भी लो है, उसके बाद से तो हमने इम्प्रूव कर लिया था। अच्छा, इसमें भी जो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीता तो इंसान 71.4 तक है अभी एवरेज, लेकिन उसमें भी हेल्दी लाइफ कब तक जीता है, 61.9 ईयर्स तक, और इसमें भी 1.5 ईयर्स की गिरावट आई है, राइट। तो 61.9 ईयर्स हमारी हेल्दी एवरेज लाइफ है एंड 71.4 हमारी एवरेज लाइफ है, और वो कोविड-19 की वजह से हिट हो चुकी है बाय 1.5 एंड 1.8 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। इसमें भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज कौन से हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम हुई है, अमेरिकाज एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स। यहाँ पे 3 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ड्रॉप देखा गया है। सो फॉर एग्जाम्पल, कोविड से पहले लोग 73 ईयर्स तक एवरेज जीते थे, अब लोग 70 ईयर्स तक एवरेज जी रहे हैं, राइट। इससे पहले, कोविड से पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, वो मेजर कारण था डेथ होने का। अब कोविड-19 के टाइम वो भी रही और कोविड भी ऐड हो गया, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बड़ा धक्का पहुंचा है। चलिए अगली खबर आ रही है इंडोनेशिया के एक आइलैंड पे एक वोल्केनो के इरप्शन से रिलेटेड, और वो है माउंट ईबू, आइबू या ईबू जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें। सो माउंट आइबू जो है इंडोनेशिया का, वो इरप्ट हुआ है और उसने ग्रे एशेस स्प्लैश किए हैं। माउंटेन कहाँ, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, माउंट आइबू इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। सो माउंट आइबू फ्रॉम इंडोनेशिया, इट हैज़ इरप्टेड, और ये इंडोनेशिया के एक आइलैंड पे है, आइलैंड हल्माहेरा। हल्माहेरा आइलैंड में ये इरप्शन हुआ है और करीब 4 किलोमीटर दायरे तक जो भी ऐश वगैरह है वो स्प्रेड हुई है, और ये एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वोल्केनो होते हैं जो बहुत
लो स्लोप रखते हैं ना, फैले हुए ज़्यादा होते हैं, उनका बेस बहुत ब्रॉड होता है। और एक होते हैं जो थोड़े इस तरह से, इनका स्लोप बहुत क्या बोलेंगे हम, एकदम स्लोप बहुत हाई होता है, इन द सेंस कि बहुत बहुत फैले हुए नहीं होते, इनका जो बेस होता है वो काफ़ी सकरा होता है। इस तरह के वॉल्केनोज को कहा जाता है स्ट्रेटो वॉल्केनोज, राइट। सो स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो कि हल्माहेरा आइलैंड इंडोनेशिया में लोकेटेड है, वो इरप्ट हुआ है। एंड जनरली देख लो कि इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे बसा हुआ है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है ना, क्या होता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सो ये पैसिफिक ओशन के अंदर जहां बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आके मिलती हैं, ये वाला हिस्सा, तो ये रिंग ऑफ फायर कहलाता है, बिकॉज ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिहाज से बहुत एक्टिव एरिया होते हैं। आप देख सकते हो, देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई, यूरेशियन प्लेट आ गई, फिलीपीन प्लेट है, पैसिफिक ओशन की खुद की प्लेट है, कोकोस प्लेट है, नाज़का प्लेट है, ये सारी प्लेट्स यहाँ आके आपस में टकरा रही होती हैं, मिल रही होती हैं, यानी इनके मूवमेंट होते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। इसकी वजह से कभी सुनामीज जनरेट हो रही हैं अंदर ही ओशन के अंदर, कभी वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं। और इंडोनेशिया अगर आप देखोगे इस एरिया में ही बसा हुआ है, राइट, यहाँ वाले बेल्ट पे। सो इंडोनेशिया क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे है, ये टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव जोन है और बहुत सारे वोल्केनोज यहाँ पे हैं। सो ये इंडोनेशिया का, दिस इज इंडोनेशिया, इंडोनेशिया वाले हिस्से में यहाँ पे ये हल्माहेरा आइलैंड है और इसमें दिस इज द पोजिशन ऑफ आइब्यू वोल्केनो जो अभी इरप्ट हुआ है। चलिए अगली जो खबर है ये ऑन रिक्वेस्ट पे टॉपिक लिया गया है, बिकॉज ये यूजुअली टीचर्स बता देते हैं जब ज्योग्राफी आप लोग अलग अलग जगह से पढ़ रहे होगे, बट नेवरदलेस ये भी एक कंसर्न साइंटिस्ट का चल रहा था। एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वाज वेरी बॉदर्ड कि मैम ये लीप सेकंड का कॉन्सेप्ट समझा दो, समझ में नहीं आ रहा है। सो ज्योग्राफी करंट सभी एंगल से टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लॉक्स में सून स्किप अ सेकेंड एज अर्थ स्पिन्स फास्टर। धरती थोड़ी तेज घूमनी शुरू हो गई है और इसकी वजह से जो हमारी क्लॉक्स हम सेट करके रखते हैं, एटॉमिक क्लॉक्स की मैं बात कर रही हूँ, उसमें से हमें 1 सेकेंड माइनस करना पड़ सकता है। ये साइंटिस्ट का कंसर्न है। और आज तक की हिस्ट्री में हमने 1 सेकेंड माइनस नहीं किया, हम लीप सेकेंड ऐड करते आ रहे हैं हमारी क्लॉक्स के अंदर, ताकि हमारी जो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है जो सन के हिसाब से चलती है, और जो एटॉमिक क्लॉक है जो हमने 50-55 साल पहले ही बनाई है, जो बिल्कुल प्रिसाइज टाइम बताती है, उसका सूरज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों घड़ियों को तालमेल में रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ देश अभी भी सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक के बेसिस पे वर्क करते हैं कि सन नून से नून तक कितना टाइम लगाता है। रफली हम बोलते हैं ना 24 घंटे लगाता है। 24 आवर्स में अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम जाती है, यानी 1 रोटेशन कंप्लीट करती है। और प्रिसाइसली आप देखोगे तो 23 आवर्स 56 मिनट 4.091 सेकेंड ये टाइम लेती है अर्थ। और इसी के हिसाब से हमने हमारी एटॉमिक क्लॉक सेट कर दी, ठीक है। अब लेकिन धरती की तो मर्जी है, कभी धीरे हो गई कभी तेज हो गई। क्यों होता है वो मैं बताऊंगी। तो जब धीरे और तेज हो जाती है तो वही एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक को और एटॉमिक क्लॉक को मैच करने के लिए साइंटिस्ट अभी तक क्या कर रहे थे, लीप सेकेंड ऐड कर रहे थे। किसमें, एटॉमिक क्लॉक में। 1 सेकेंड आप हर थोड़े सालों में ऐड कर देते थे। लेकिन अब धरती ने अपना रुख बदल लिया, वो थोड़ी तेज हो गई है, तो आपको यहाँ से 1 सेकेंड माइनस करने की ज़रूरत पड़ रही है। वही हम समझते हैं और साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्यों, क्योंकि आज तक ऐसा किया नहीं, तो इन्होंने वो एडजस्टमेंट प्रोग्रामिंग में डाल ही नहीं रखे। तो अगर लीप सेकेंड माइनस करना पड़ेगा तो बहुत कुछ क्रैश हो सकता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस अटक सकती हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। सो वर्ल्ड क्लॉक में सून स्किप अ सेकेंड एज अर्थ स्पिन्स फास्टर। देखिए पहली बार हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम ही इसलिए, अगर अर्थ धीरे घूम रही होती तो हम एडजस्टमेंट्स करते ही आ रहे हैं इतने सालों से। लेकिन पहली बार हिस्ट्री में टाइम कीपर्स जो हैं उनको 1 सेकेंड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है अपनी घड़ियों में से, बिकॉज धरती जो है थोड़ा फास्टर घूमने लग गई है, राइट। अब ये जो हम सेकेंड स्किप करने की बात कर रहे हैं, इसको नेगेटिव लीप सेकेंड कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, नेगेटिव लीप सेकेंड। लीप ईयर होता है ना, हम हर 4 साल में एक दिन ऐड कर देते हैं फरवरी में, उसको लीप ईयर कह देते हैं उस पूरे साल को, राइट। लीप डे ऐड करते हैं। इसी तरह से जब आप घड़ी में 1 सेकेंड ऐड करते हो तो लीप सेकेंड कहा जाता था। लेकिन पहली बार आपको 1 लीप सेकेंड माइनस करने की ज़रूरत पड़ रही है, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2029 के अराउंड जाकर के हमको ये माइनस करना पड़ सकता है। और ये स्टडी एक जर्नल में, जिसको जर्नल नेचर कहा गया, उसमें छापी गई है। सो काफ़ी हज़ारों सालों से जो अर्थ है वो धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। हज़ारों साल पहले जिस रेट से वो घूम रही थी, आज उस रेट से नहीं घूम रही है। बहुत माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस है, पर डिफरेंस है, ओके। उस डिफरेंस को जब आप टोटल कर देते हो एक बड़े पीरियड में, तो 1 सेकेंड का डिफरेंस वो
आपको दिखा देती है और उसी को आप एडजस्ट कर रहे थे। ये स्लो डाउन क्यों होता है? बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। टाइड्स, मून जब पास में होता है तो टाइड्स को पुल करता है, उसकी वजह से अर्थ की स्पीड स्लो डाउन होती है। अभी जो आपकी पोलर आइस है वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते मेल्ट हो रही है और वो धीरे धीरे इक्वेटर वाले मतलब नीचे ट्रॉपिकल वाले हिस्सों में आ रही है। तो उस वजह से जब कभी आपने डांसर को देखा है, बैले डांसर अगर हाथ पास में करके घूमे तो स्पीड फास्ट हो जाती है, हाथ खोल ले तो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये ऐसा ही है कि आपकी सारी जो बर्फ़ थी वो पोलर एरियाज में बंधी हुई थी, लेकिन जैसे वो पिघली, आप धरती थोड़ी, पानी थोड़ा फैल गया बीच वाले हिस्से में, उसकी वजह से भी अर्थ की स्पीड स्लो डाउन होती है, राइट। सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर जिसकी वजह से अर्थ स्लो डाउन हो रही थी ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट। और इसकी वजह से हम एक पॉजिटिव लीप सेकेंड ऐड कर रहे थे ताकि जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल टाइम है, सूरज नून से नून वाला, वो लैग न करे हमारे एटमिक टाइम से। एटमिक टाइम जो हमने फिक्स कर दिया, एटम के पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम किस तरह से बिहेव करते हैं उसके हिसाब से एटमिक टाइम सेट किया जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम और एटमिक टाइम में लैगिंग नहीं रहे, उसके लिए क्या किया जाता था कि एक पूरा सेकंड हर कुछ साल में ऐड किया जाता था। किसमें? इस एस्ट्रोनॉमिकल वाले में, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक की मैं बात कर रही हूँ, 23 मतलब 11:59 58 सेकेंड हुए, फिर 59 मिनट 59 सेकेंड, राइट। और अब ये नहीं आना चाहिए था ना, इसकी जगह क्या होता, सीधे 0000 आता ना। डिजिटल क्लॉक का आइडिया है कि 23 यानी 11:59 59 सेकेंड हो गए। अब क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, लेकिन हम लोग ये एक और सेकेंड ऐड कर देते थे, ये प्रोग्रामिंग में डाला हुआ था। 23 59 60 भी हम डाल देते थे और फिर 00 पे। तो ये एक सेकेंड जो हमने यहाँ बढ़ाया वो धीरे चल रही अर्थ को एक सेकेंड एक्स्ट्रा मिल जाता था कैचअप करने के लिए। समझ गए बात? तो जब हम एक सेकेंड ऐड करते हैं उसको पॉजिटिव लीप सेकेंड बोल रहे हैं, और ये हम करते आ रहे हैं 1972 से। कब से? 1972 से। अर्थ तो हजारों साल से स्लो हो रही है, लेकिन हम ये लीप सेकेंड कब से ऐड कर रहे हैं? 1972 से कर रहे हैं, ताकि जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम या सोलर टाइम है, जिसे अर्थ का रोटेशन टाइम कहते हैं, राइट, वो कैचअप हो सके कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जिसके हिसाब से सारी विश्व की घड़ियां कोऑर्डिनेटेड रहती हैं, राइट, तो उनके साथ में एडजस्ट हो सके। सो 1972 से 2016 तक, लास्ट जो एडजस्टमेंट हमने किया 2016 में किया, 1972 से 2016 तक 27 बार 27 सेपरेट लीप सेकंड्स हमने ऐड किए हैं इन दोनों क्लॉक्स को एडजस्टेड रखने के लिए। आ गई बात समझ में? तो यहाँ जब हम एक सेकंड ऐड करते हैं तो पॉजिटिव लीप सेकंड हो रहा था, और ये हम करते आ रहे थे, हमारा पूरा सिस्टम इसके हिसाब से सेट था, हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसके हिसाब से हो रखी थी कि भाई हमें लीप सेकंड ऐड करना है। लेकिन अब अर्थ ने कर दिया गड़बड़, अर्थ घूम रही है फास्ट। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो कोर है वो मोल्टन है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से, ठीक है भैया, वो फास्ट घूम रही है, राइट। या फिर जिस रेट से पोलर आइस कैप मेल्ट हो रहे थे और धरती धीरे हो रही थी, वो धीरे होने का रेट कम हो गया। पहले फॉर एग्जाम्पल मान लो, बिल्कुल रफ आइडिया में ले रही हूँ कि 10 पॉइंट्स का स्लो डाउन हो रहा था अर्थ में, अब वो 5 पॉइंट का स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया इनडायरेक्टली फास्ट होने का, और एक हो गया कि उसके अंदर के जो कोर है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है कि अर्थ फास्ट रोटेट कर रही है। सो नाउ अर्थ हैज स्टार्टेड स्पीडिंग अप। अब क्योंकि उसका हॉट लिक्विड कोर है, तो जब वो फ्लो करता है, अब देखो कोई चीज़ इतना सारा आप एक तरफ फ्लो करोगे तो वो अर्थ का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल सा है, आप एग्जैक्टली नहीं पता लगा पा रहे हो कि क्यों इस तरह से स्पीड अप हो रहा है। लेकिन अब इससे हो क्या रहा है, फॉर अबाउट 50 ईयर्स अर्थ की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। 50 साल से, पिछले 50 सालों से अर्थ की स्पीड बढ़ गई है, लेकिन हमें क्यों इतना फील नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे आइस कैप्स भी मेल्ट हो रहे हैं और उन मेल्टिंग की वजह से वो बढ़ती हुई जो स्पीड थी उसको कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब वो प्रोमिनेंट होने लग गया है, और अब आपको एक नेगेटिव लीप सेकेंड लाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है वो तेज भाग रही है, आप धीरे भाग रहे हो। तो अब हमको क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? 23 59 58 से अब ना हम 59 नहीं लाएंगे, 23 59 59 नहीं ला करके हमें सीधे 000000 पे आना पड़ेगा। तो हमने एक सेकंड बीच में गायब कर दिया, 23 59 ये 59, ये वाला हमको सेकंड हटाना पड़ेगा। जब हम ये हटाएंगे, धरती तो पहले ही फास्ट भाग रही है, ठीक है, हमारी धीरे चल रही थी, तो हमने एक सेकंड ड्रॉप किया ताकि दोनों 00 पे आकर के कैचअप कर लें। और ये कहा जा रहा है, पहले कहा जा रहा था कि भाई 2029 के अंदर हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि पोलर आइस कैप्स की मेल्टिंग चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत चल रही है, जस्ट अ मिनट, नहीं, पहले ही एडजस्टमेंट हमको 2026 में करना पड़ जाता,
ठीक है, लेकिन क्योंकि पोलर आइस कैप्स भी मेल्ट हो रहे हैं तो थोड़ी सी स्पीड वो स्लो डाउन कर देते हैं, तो ये एडजस्टमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली हमको 2029 में करने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये समझ में आ गया नेगेटिव लीप सेकंड क्या होता है, जहां आपको एक सेकंड स्किप करना पड़ता है। सो लीप सेकंड 2026 में एडजस्ट करना था, लेकिन क्योंकि स्लोइंग डाउन भी हो रही है एट द सेम टाइम पोलर आइस कैप्स की वजह से, इसलिए ये जो नेगेटिव लीप सेकंड है कहा जा रहा है 2029 या उससे बाद में हमको एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो पॉजिटिव लीप सेकंड, नेगेटिव लीप सेकंड क्लियर हो गया या? चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये है लास्ट पीस ऑफ न्यूज़, और उसके बाद हम रिविजन क्वेश्चंस लेंगे। आज मैंने घड़ी नहीं पहनी है। सो रिचर्ड शर्मन इज नो मोर। ओके, नाउ हु इज रिचर्ड शर्मन? रिचर्ड शर्मन वाज द सॉन्ग राइटर। काफ़ी सारी डिज्नी के हिट सॉन्ग्स हैं जो रिचर्ड शर्मन ने लिखे हैं। ओके, मैरी पॉपिंस, द जंगल बुक के सॉन्ग, चिटी चिटी बैंग बैंग, देन इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ये तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। सो ये सारे सॉन्ग लिखने वाले दो ब्रदर्स थे, उनकी जोड़ी थी। एक ब्रदर पहले ही उनका निधन हो चुका, और दूसरे जो है रिचर्ड एन शर्मन, ही हैज़ ऑल्सो पास्ड अवे नाउ। इन दोनों ने 2 अकेडमी अवार्ड जीते थे। वॉल्ट डिज्नी की 1964 की एक हिट मूवी रही थी, उसके स्कोर के लिए मैरी पॉपिंस, और बेस्ट सॉन्ग के लिए चिम चिम चेरी, मैंने नहीं सुने हुए हैं। ठीक है, तो इनके लिए इन्होंने अकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर्स जीते हुए हैं। सो रिचर्ड शर्मन, हु इज नो मोर, वाज अ सॉन्ग राइटर फॉर डिज्नी मूवीज प्रोमिनेंटली। ठीक है जी, ये हो गया आज का पूरा सेशन। सो आई रियली होप जो भी पढ़ाया गया, समझाया गया, क्लियर हो गया होगा। बढ़ें रिविजन क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, अगर आपको कोर्सेज चेकआउट करने हैं, जैसे एसएससी जीए कोर्स चल रहा है और बहुत जल्दी हम रेलवे के लिए भी लॉन्च कर देंगे, तो आप परचम ऐप चेकआउट कीजिए। वहाँ पे कोर्स में इंट्रोडक्टरी वीडियो, डिस्क्रिप्शन और सिलेबस शेड्यूल भी दिया हुआ है, वो सब देखभाल के अच्छे से लीजिए। प्लीज़ नया वाला लीजिएगा। 2023 पुराना कोर्स ले लोगे और फिर कंप्लेन करोगे कि मैम इसमें तो कोर्स में एडिशन ही नहीं हो रहे हैं नए टॉपिक के, तो कैसे होंगे? आप 1 साल पुराना कोर्स ले रहे हो। 2024 वाला लीजिएगा, वो लेटेस्ट है। चलिए, पहला क्वेश्चन आंसर कीजिए। Who won 2024 विमेन चैंपियन लीग टाइटल? फुटबॉल का विमेन चैंपियन लीग किसने जीता? किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता है 3rd टाइम, और लियन को इस बार हराया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और नॉट करेक्ट कौन सी है आपको बतानी है। ठीक है, पहली, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एवरेज एज जो एक पर्सन एक्सपेक्टेड है जीने के लिए, वो 71.4 ईयर्स है, और 2012 से अभी तक का लोएस्ट है, यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 71.4 ईयर्स है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी फेल बाय 1.8 ईयर्स बिटवीन 2019 एंड 2021। 2019 जब कोविड-19 आया, तब से 2021 के बीच में 1.8 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्लोबली कम हो गई। बिल्कुल सही है, राइट? तो नॉट करेक्ट, नीदर 1 नीदर 2, दोनों सही हैं बिकॉज। चलो नेक्स्ट। The bronze idol of Kalia Kalki, also called Kalia Narthana Krishna, Dancing Krishna, belongs to which dynasty? कौन सी डायनेस्टी की ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू है जो अब हम थाईलैंड से वापस लेकर के आने वाले हैं? चोला डायनेस्टी की है। ओके, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, करेक्ट बतानी आपको। ऑल वी इमेजिन एज लाइट बैग्ड ग्रैंड प्री एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2024, बिल्कुल सही है जी। Anusuya Sen-Gupta becomes the first Indian to win Uncertain Regard Prize for Best Actress for her performance in Sunflowers were the first one to know. इस मूवी के लिए मिला था क्या इनको? नहीं, द शेमलेस के लिए। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। आपसे सिर्फ करेक्ट पूछा है, सो ओनली 1 विल बी द राइट आंसर। खत्म हो गए? सीरियसली हो गए 4 क्वेश्चन? मुझे पता भी नहीं पड़ा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। Who is appointed as new commandant of National Defense Academy? National Defense Academy के नए कमांडेंट कौन है? ये आंसर कीजिएगा। आज मैंने थॉट ऑफ द डे नहीं डाला है, बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन योर फेवरेट थॉट। ठीक है, जो भी थॉट आपको अपना ऑल टाइम फेवरेट लगता है कि ये थॉट है जो जिसको मैंने होल्ड किया है लाइफ में, जो रियली मुझे इंस्पायर या मोटिवेट करता है, यू विल बी राइटिंग देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी, और इसका आंसर भी लिखना है। ठीक है, कल मिलेंगे सेम टाइम। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।